हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था वो टाइम आ चुका है। कानपुर यूनिवर्सिटी में जैसा कि भी 9 मार्च को जूलॉजी का पेपर हुआ था, बीएससी फर्स्ट ईयर। तो उसका आज हम लोग आंसर देखेंगे, आंसर की। तो क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन टफ थे, बाकी मैंने इससे पहले भी ठीक एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले महासंग्राम नाम से जो लेक्चर डाला था, 1 घंटे 20 मिनट का था। उसमें 100 क्वेश्चन थे। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी एक लेक्चर से आए हैं। जिस बच्चे ने उसी को पूरा देख लिया था उसके भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। फुल में फुल भी आ सकते हैं क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूरे थे। आपको बता दूं, जो कोड है BSc B050101T, ये कोड है पेपर का। अब जिस बच्चे ने किसी ने सेंड किया था अभी टेलीग्राम पे, तो उसने फर्स्ट पेज नहीं लगाया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। टाइमिंग जो है इसकी 1.5 घंटे थी और 100 क्वेश्चन में से कोई भी 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आपको करने थे। कानपुर यूनिवर्सिटी का स्ट्रेटजी यही रही, मतलब 25 नंबर का टेस्ट इससे पहले हुआ है। जूलॉजी का हर सब्जेक्ट का 25-25 का और 75 नंबर का आपको यहाँ करना है। इसमें 100 में से 75 क्वेश्चन, ठीक। तो इस तरह से कुछ शेड्यूल था उसका। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं और आप लोग साथ में मैच कर सकते हैं कि जितने क्वेश्चन इसमें आए हैं 100 में से 75 करने थे आपको और 100 में से 95 मेरे पढ़ाए हुए आए हैं, ठीक है। तो आपको इतना विश्वास रहना चाहिए अंदर से कि आप हमारे चैनल पे हैं, विजिट करते हैं, तो आपका फ़ायदा होगा ज़रूर। वही क्वेश्चन जो आने की संभावनाएं रहती हैं, सब टोटल वही क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट करवाता हूँ और अच्छे से समझाता भी हूँ। और जो बच्चे हैं, अब ये सारी चीज़ें बच्चों से ही पता चलती हैं। कमेंट आते हैं, टेलीग्राम पे भी SMS भेजते हैं बच्चे कि सर जो है पेपर पूरा वहीं से आया है। तब भी तो मुझे पता चलता है। और जब मैंने पेपर देखा तो मुझे लगा भी हाँ कि आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, चाहे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, आगरा यूनिवर्सिटी हो, अवध यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, हर जगह का पैटर्न आपको मैं बताऊंगा आज। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पेपर। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, मेंडेलियन कारक किसके दौरान पृथक होता है। ये स्टेज दिए हुए हैं सेल डिवीजन के। मेंडेलियन फैक्टर इज सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग, तो आपको पता ही होगा, मैंने बताया था कि एनाफेज फर्स्ट जो होता है, पश्चावस्था प्रथम, इसमें पृथक्करण होता है मेंडेलियन कारक का। बाल्बियानी रिंग्स आर फाउंड इन, कितना रटाया था मैंने, कम से कम 3-4 बार मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम आपको याद होगा, अगर लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप जाके, मैं लेक्चर भी बता सकता हूँ, टाइमिंग बता दूँ, उस टाइम पर जाओ सर्च करोगे लेक्चर में आपको मिल जाएगा। मैंने करवाया है और अच्छे से समझाया भी था। बाल्बियानी रिंग्स आर फाउंड इन लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स, बाल्बियानी वलय जो है ये लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। इसकी डिस्कवरी के बारे में भी मैंने डिटेल में बताया था। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज, कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या कहलाता है। इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इससे और मैंने बताया था जो क्रोमोसोम का डिवीजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। सिनेप्सिस का होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जब पेयरिंग होती है उसको बोलते हैं सिनेप्सिस और माइटोसिस। तो एक टाइप है सेल डिवीजन का। सब मैंने डिटेल में बताया था, सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। सीधा यही क्वेश्चन ही करवाया था मैंने। द सेल डिवीजन, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज, बाल्बियानी रिंग्स आर फाउंड इन, यही ऑप्शन थे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स डिफरेंट पोल ड्यू टू सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोकाइनेसिस या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स। किसकी सहायता से कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र किसके कारण अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, स्पिंडल फाइबर बनता है इनसे और वो अपोजिट पोल की ओर क्रोमोसोम्स को खींचते हैं मेटाफेज के बाद, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं, उसको स्पिंडल फाइबर खींचते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन था, इसमें सीक्वेंस नहीं है सही लेकिन क्वेश्चन पूरे हैं।
टेस्ट क्रॉस इज यूज टू, इसको मैंने कई बार करवाया था, अच्छे से समझाया भी था करा के। टेस्ट क्रॉस का प्रयोग कब होता है मैंने बताया था, और यही सेम यही सीक्वेंस है जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया था, लग रहा है एग्जामिनर ने भी वहीं से क्वेश्चन लिया है। सेम ऐसे ही आपको ऑप्शन भी दिखेंगे, यही ऑप्शन। चेक हेड्रोजाइगोसिटी ऑफ F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी विषम युग्मजी की जांच के लिए टेस्ट कोर्स कराते हैं। इसमें मैंने बताया था जो इस तरह से कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। इसके बीच में जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है फर्स्ट क्रॉस, तो F1 पीढ़ी जो मिलती है उसमें सभी हाइब्रिड प्राप्त होते हैं। ठीक, जितने भी प्लांट होते हैं सब 2 हाइब्रिड होते हैं और 2 कम्प्लीटली टॉल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से F1 पीढ़ी में सभी टॉल प्लांट प्राप्त होते हैं। अब इसका जीनोटाइप हमको पता नहीं है, बाहर से देख के बताओगे कि प्लांट लंबा है, लेकिन इसका जीनोटाइप पूछा जाए तो नहीं पता है, क्योंकि ये स्मॉल टी कैपिटल टी हम गणना के तौर पे जानते हैं, लेकिन प्लांट को देख के नहीं बता पाएंगे कि इसके अंदर क्या होगा। टाल देखेंगे तो टाल के लिए कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी। तो इसका टेस्ट क्रॉस कराते हैं हम, जो इसकी F1 पीढ़ी का जो पूर्वज है, रिसेसिव पूर्वज से कराते हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो इसमें क्या है, हेट्रोजाइगोसिटी को चेक करना रहता है F1 जनरेशन में। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था। द टर्म एलिलोमॉर्फिक एम्प्लाइज, एलिलोमॉर्फिक शब्द, इसको भी मैंने अच्छे से बताया था। ठीक है, आर नो पेयर ऑफ नॉन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, इनटू कैरेक्टर, जो विपरीत लक्षण वाले जोड़े होते हैं उसको एलिलोमॉर्फ बोलते हैं, समान लक्षणों वाले जोड़े। तो विपरीत लक्षण वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था अ कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड इज कॉल्ड। मैंने ये भी क्वेश्चन करवाया था, सेम यही क्वेश्चन यही सीक्वेंस, तो उसमें भी सीक्वेंस था ऑप्शन का। मैंने बताया था इस तरह से जब हाइब्रिड होता है, ठीक है, या ये भी हाइब्रिड है, मानव में जो हम लोगों में ह्यूमंस में क्रोमोसोम होते हैं, पुरुष में मेल में XY, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये भी हेट्रोजाइगस। जब हाइब्रिड है, ये क्या है, हाइब्रिड बोलते हैं, संकर, मतलब ये देखो ये भी संकर है, ये भी संकर है। तो इस पोजीशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अब ये 2 जीन हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, व्यक्त करेगा अपने आप को, वो डोमिनेंट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए प्रभावी या डोमिनेंट। ठीक है, सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। देखो ये भी करवाया था फर्स्ट ग्रेट जेनेटिस्ट, फर्स्ट जेनेटिक्स कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, सबको पता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मेंडल। प्रथम श्रेणी के महान आनुवंशिक विधि थे, कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे। सारे क्वेश्चन सब वही कराए हुए आए हैं लगभग। 1-2 क्वेश्चन केवल ऐसे थे जो कि थोड़ा हट के थे, और उनमें भी क्या था, आपको चूज करने को था ही, 75 क्वेश्चन केवल करने थे। अगला क्वेश्चन, सिनेप्सिस अक्कर्स एट, सिनेप्सिस कब पाया जाता है। तो इसको भी मैंने बताया था सिनेप्सिस के बारे में भी, कि जो सिनेप्सिस होता है ये जाइगोटीन में होता है, इसमें युग्म सूत्र अवस्था जो होती है। मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, इसमें कई सारी बताई थी मैंने कैटेगरी होती हैं। लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, ठीक है, पैकेटीन होता है, और डिप्लोटीन होता है, फिर डाइगाइनेसिस होता है। तो जो जाइगोटीन होती है इसमें क्या होता है, सिनेप्सिस होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, युग्मन होता है। ठीक, तो सिनेप्सिस को हिंदी में युग्मन ही बोलते हैं। तो ये युग्म पट्ट में पाया जाता है, जाइगोटीन में। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मियोसिस द क्रोमोसोम्स नंबर इज, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है। तो अर्धसूत्री नाम क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें घटकर आधी हो जाएगी, रिड्यूस टू हाफ, इसमें आधे हो जाते हैं। इसीलिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो हम लोगों के बॉडी में क्रोमोसोम 46 होते हैं, और जो गैमेट होता है उसमें 23 होते हैं, क्योंकि उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस, जिसके कारण उसमें आधे क्रोमोसोम रह जाते हैं। माइटोसिस अक्कर इन, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, मैंने बताया था आपको,
माइटोसिस जो है ये केवल सोमेटिक सेल्स में होता है, और वही सोमेटिक सेल की जगह पे वेजिटेटिव कर दिया है। सोमेटिक या वेजिटेटिव का मतलब वही होता है। तो जो दैहिक कोशिकाएं होती है उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, और रिप्रोडक्टिव सेल्स में माइटोसिस होता है। अगला क्वेश्चन था व्हिच फेज कम्स इन बिटवीन द G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। इसको तो मैंने रटा के भेजा था। पूरी सेल साइकिल जैसे ही क्वेश्चन आता है सेल साइकिल का मैंने हर बार डायग्राम बनाया इस तरह से। ये है यम फेज और ये क्या है, G1 है, ये यस है, ये G2 है। पूछा है व्हिच फेज कम्स इन बिटवीन द G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। अब इसमें दिक्कत ये है, G1 G2 के बीच में देखो, ये G1 G2 के बीच में यम भी है और यस भी है, लेकिन सेल साइकिल में मैंने कहा था ये एरो जो लगाया है इसको मत भूलना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो G1 से G2 पूछा है, G1 एंड G2, G2 एंड G1 नहीं पूछा, G1 एंड G2। तो इसके मिड में कौन सी आती है, यस फेज आता है, जिसको डुप्लीकेशन आप फेज भी बोलते हैं, ठीक, सिंथेसिस फेज बोलते हैं। इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, द्विगुणीकरण होता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यस फेज। ये सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन सब रटाया हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोकैरियोट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोट है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। फंजाई यूकैरियोट होते हैं, आपको पता ही है। वायरस ये ए सेलुलर है, ना यूकैरियोट है ना प्रोकैरियोट है, इनको किसी भी जगह नहीं रखा गया है। बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट होते हैं। जितने बैक्टीरिया सब कैसे हैं, मोनेरा में रखे गए प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोटोजोआ मेनली यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा में आते हैं। मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज, सेल मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर बताया था, किस तरह से लिपिड की बाइलेयर होती है, उसमें किस तरह से प्रोटीन से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, बीच में कोलेस्ट्रॉल किस तरह से लगे होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट कुछ मात्रा में प्रेजेंट होता है, वो सब कहाँ पे होता है, सब कुछ बताया था। तो मैंने कहा था इसमें जो लिपिड होते हैं मेनली फास्फोलिपिड पाए जाते हैं। कौन से, फॉस्फोलिपिड, ऐसे लिपिड जिसमें फास्फोराइलेशन किया जाता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी और सब कराए हुए रटाए हुए आए थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कंट्रोल्स द ट्रांसपोर्ट द मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ लिविंग सेल, सेल के अंदर और बाहर जो परिवहन को, ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, वो कौन है। सेंट्रोसोम है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली, आपको पता ही है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है, ठीक है, और सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर भेजती है। हु प्रपोज्ड फ्लूइड मोजेक मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने फ्लूइड मोजेक मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जितने भी मॉडल थे सब बताया था आपको। तो इसको सिंगर और निकोलसन ने दिया था, आपको पता ही होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन था द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डाउन सिंड्रोम। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है महासंग्राम का लेक्चर, तो एक बार विश्वास करिए, उसको जाके देखिए, फिर देखो सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे या नहीं। टोटल सारे क्वेश्चन करवाए थे। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो इसमें मैंने बताया था 21 जो पेयर होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, 47 हो जाते हैं, ट्राइसोमी हो जाती है। उस ट्राइसोमी की कंडीशन को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21वें युग्म में एक अधिक हो जाता है, 46 के जगह पे पूरे 47 हो जाते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर भी बताया था मैंने, डाउन सिंड्रोम। व्हिच ऑफ द डिसऑर्डर इज नॉट हेरिडिटरी, निम्नलिखित में से कौन सा विकार आनुवंशिक नहीं है। मैंने बताया था जो हीमोफीलिया है ये एक्स लिंक्ड होता है, जो सेक्स लिंक्ड होंगे, क्रोमोसोम से लिंक होंगे, वो रोग, वो डिजीज़ हेरिडिटरी होते हैं, वंशानुगत होते हैं, ठीक है, आनुवंशिक होते हैं। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, सिक्कल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, और वर्णांतता ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। मैंने सारे एक एक बताया था। मोतियाबिंद जो है ये एक्सटर्नल जो है मैकेनिकल डिजीज़ है, जो यूवी रेस के थ्रू भी हो जाता है और इन सब चीज़ों से होता है, लेकिन ये आनुवंशिक नहीं होता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन इन
अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको मैंने बताया था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस दो प्रकार की मैंने बताया था, एक न्यूक्लियर होती है, एक साइटोप्लाज्मिक होती है। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए पड़ा हुआ होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, इन्हीं से तो इनहेरिटी होती है, इसी से वंशानुगत होते हैं लक्षण। तो ये तो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस हो गया। और साइटोप्लाज्म के थ्रू भी हो सकता है, तो किस में होता है, ये माइटोकांड्रिया में मैंने बताया था। इस तरह से ये इंटरनल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है और इसमें जो इसका मैट्रिक्स होता है, इसमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए इस तरह से एक प्रेजेंट होता है। ये डीएनए जो साइटोप्लाज्म में है इसके, ठीक है, इससे जो इनहेरिटेंस डेवलप होगी उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यही दो सेल ऑर्गेनल हैं जिसके अंदर अपना खुद का स्वयं का डीएनए प्रेजेंट होता है। सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो कि प्रोकैरियोट की निशानी है, ठीक है, और ये अमर भैया की जुबानी है। तो इसमें क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हैं इसके अंदर खुद का डीएनए होता है। ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैंने बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। अगला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज शो बाय, अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित होती है। याद आया, लाल और सफ़ेद से गुलाबी कलर बना रहे थे, मिराबिलिस जलापा एंटीराइनम मेजस जिसका नाम होता है। राइट आंसर हो जाएगा मिराबिलिस जलापा बताया था मैंने। अपूर्ण प्रभाविता दिखाता है, मेंडल के नियम यहाँ पे जाके फेल हो जाते हैं। उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस जो दिया था वो यहीं पे फेल करता है, उसका ये एग्जाम्पल है उसके फेल होने का, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसमें दिखता है, कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होते हैं कैरेक्टर। लाल और सफ़ेद पुष्प वाले जब मिराबिलिस प्लांट को हम एक में क्रॉस करवाते हैं तो अगली न्यू जनरेशन में ना लाल पुष्प होते हैं ना सफ़ेद होते हैं, बल्कि उसमें गुलाबी पुष्प होते हैं। तो वो अपूर्ण प्रभाविता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसको हम कहाँ मेजर करते हैं, मिराबिलिस में, मिराबिलिस जलापा। और इसमें एक बात मैंने कहा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है मिराबिलिस जलापा में, इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो सेम होता है, 1:2:1, ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन पूछा था, देखो ये भी तुम आप मिला लो जाके सीधे, सारे क्वेश्चन वहीं से मिले, उसी 100 क्वेश्चन में से पेपर बना दिया गया है, ठीक है। F1 पार्टिकल्स ऑक्सीसोम्स आर प्रेजेंटिंग, F1 कण ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम्स मैंने बताया था इस तरह से, इसमें क्रिस्टी होते हैं और क्रिस्टी पे क्या लगे होते हैं, ऑक्सीसोम्स इस तरह से लगे होते हैं, जिसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, और F1 पार्टिकल भी बोला जाता है ऑक्सीसोम को। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल फोल्डिंग जो होती है, आंतरिक बलन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहाँ पे ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। इनसाइड द सेल H2O2 क्लियरेंस इज ब्राउट अबाउट बाई, कोशिका के भीतर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की निकासी किसके द्वारा होती है। तो ये पेरोक्सीसोम जो होते हैं उनका नाम ही इसीलिए ऐसे पड़ा है क्योंकि जो पेरोक्साइड होता है इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड को जो बाहर सेल के अंदर बन जाता है, तो इसको बाहर निकालने के लिए सेल के अंदर इसकी क्लियरेंस के लिए सेल ऑर्गेनल यूज होता है पेरोक्सीसोम, इसीलिए उसका नाम पेरोक्सीसोम है, ठीक है। तो वो कैटेलेज एंजाइम के साथ में वर्क करता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, पेरोक्सीसोम विद द एंजाइम कैटेलेज, ठीक, कैटेलेज एंजाइम के साथ। अगला क्वेश्चन था, व्हिच ऑर्गेनेल्स हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू सेल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, निषेचन के दौरान अंडे में शुक्राणु के प्रवेश में कौन सा अंग मदद करता है, ये बताना था आपको। ये क्या है, ओवम मान लो, और ये आपका स्पर्म है, ठीक है। ये स्पर्म जब इस वाल को फ्यूज करता है तो किस तरह से ये डैमेज हो जाती है। तो इसमें लाइसोसोम बहुत ही ज़्यादा, एक्रोसोम मेनली एक्रोसोम काम करता है। एक्रोसोम में बहुत सारे गोल्जी बॉडी भी होते हैं, तो यहाँ पे लाइसोसोम सही होगा। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो इस मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं, और इसमें से एक्रोसोम से सिक्रेट क्या होता है, हाइल्यूरोनिडेज एक एंजाइम होता है, हाइल्यूरोनिडेज,
वो एंजाइम जो है ओवम की जो जोना पेलुसिडा होता है, कोरोना रेडियाटा होता है, ये परतें होती हैं ओवम की, ठीक है, जो एग होता है उसको डीजेनरेट कर देता है, फिर अपने न्यूक्लियर मटेरियल को उसमें डाल देता है। अगला क्वेश्चन था 6 सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स आर, मैंने बताया था ये भी क्वेश्चन सीधा वहीं से आया जो मैंने करवाया था। लिंग संलग्न लक्षण कैसे होते हैं, डोमिनेंट, रिसेसिव, लीथल या नॉट इनहेरिटेड। तो जितने भी सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर हैं वो सभी कैसे हैं, अप्रभावी होते हैं, रिसेसिव होते हैं। जैसे हीमोफीलिया है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, तो एक्स लिंक्ड होता है वो, लेकिन रिसेसिव होता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस वो भी रिसेसिव है, तो इसको भी मैंने अच्छे से समझाया था। अगला है ड्रोसोफिला फ्लाई विद 1/2 ऑफ द बॉडी मेल एंड और हाफ फीमेल इज रिफर्ड टू एज। क्वेश्चन करवाया था, जाके देख सकते हैं आप आराम से, कोई संदेह की बात नहीं है, सीधा करवाया था, अच्छे से समझाया भी था मैंने इसको कि ड्रोसोफिला मक्खी के शरीर का आधा भाग नर है और आधा भाग मादा है, उसको क्या कहोगे, गोनेंड्रोमोर्फ। मैंने बताया था गाइनेंड्रोमोर्फ बोलते हैं। जब आधा बॉडी पार्ट मेल हो आधा फीमेल हो तो उसको क्या बोलते हैं, गाइनेंड्रोमोर्फ। द लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट इज ड्यू टू, गुणसूत्र खंडों में हानि कब हो सकती है, ये डिलीशन के कारण होता है। किससे, डिलीशन। जब डिलीशन होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसमें, उसका 1-2 न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाते हैं तो उसके सेगमेंट में क्या होता है, हानि हो जाती है, त्रुटि हो जाती है। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका बी, न्यूनता द्वारा या फिर डिटेक्शन द्वारा, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टर्नर सिंड्रोम, ये भी मैंने बताया था। टर्नर सिंड्रोम में जो इस तरह का कंडीशन बनती है, मोनोसोमी हो जाती है, यहाँ पे एक एब्सेंट हो जाता है एक्स क्रोमोसोम, तो इसमें क्या होते हैं 45 ही रह जाते हैं 46 की जगह पे। तो इसमें टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम के नंबर कितना होता है, 45 होता है, ठीक है। सब क्वेश्चन टोटल मैंने इससे पहले करवाए थे, अगर आपने अच्छे से लेक्चर देखा होगा तो एक भी नहीं छूटा होगा, ठीक। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ स्केरिस फॉर न्यू होस्ट, कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, ठीक है। तो 100 में से 75 करने से उसमें से 1-2 अगर नहीं भी करवाया था तो आपके तो 75 से 75 पूरे सही होंगे। अब आप सोच रहे होगे कि बीएससी में कोई 70-75 मुश्किल से क्रॉस कर पाता है। इस तरह से आप पूरे जब सही करोगे तो आपके 95 भी बन सकते हैं भाई, 90% भी बन सकते हैं अगर प्रैक्टिकल वगैरह अच्छे से कर लेंगे। और मैं आपको सेशन लेके आऊँगा प्रैक्टिकल के भी बारे में बताऊँगा किस तरह से प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लाएँ। बाकी आज की डेट में तो बहुत सारे चैनल बीएससी के बने हुए हैं जो कि खुद बीएससी के बारे में नहीं जानते हैं। मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ा रहे हैं वो बीएससी वालों को, और वो खुद ग्रेजुएशन किए हैं बीए। अरे जो बीए किया है वो बीएससी वालों को कैसे पढ़ा सकता है भाई, क्या पढ़ा देगा वो। उसने पढ़ाई किया है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिक्स की, और पढ़ा रहा है आपको जूलॉजी और बॉटनी। मुझे पूरा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, काफ़ी साल का है। मेरा खुद ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीएससी से मैंने किया है, ठीक है। यही सब्जेक्ट रहे तो मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा किस तरह से आप हर एक स्टेप में अच्छे नंबर अचीव कर पाते हो। कोई एक सब्जेक्ट में अच्छे होने से नहीं होगा अच्छा परसेंटेज बनेगा, ठीक है। और ना ही केवल थियरी मान लो सब अच्छे हो गए, प्रैक्टिकल पे फोकस ही नहीं किए। सारी चीज़ें पैरेलल करनी होंगी तब आपका एक अच्छा स्कोर बनेगा। कई बार ऐसा होता है ये 3 में से 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे निकल गए, एक डाउन कर गया, उससे पूरा परसेंटेज डाउन कर जाता है। खैर वो अगला सेशन लेके आएंगे हम सेपरेट, उसमें बताएंगे आपको पूरी स्ट्रेटजी। तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ स्केरिस फॉर न्यू होस्ट, नए पोषक में स्केरिस के संक्रमण की अवस्था होती है। तो ये जो होती है सेकंड स्टेज जुवेनाइल, जो 2 स्टेज होती हैं जुवेनाइल की, फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज और सेकंड। तो सेकंड जुवेनाइल स्टेज की बात की जा रही है यहाँ। वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई इट ट्रांसमिटेड बाई, कितने बार मैंने बताया था, क्यूलिक्स मॉस्किटो से होता है, सीसी फ्लाई से ट्राइपेनोसोमा फैलता है, सेंड फ्लाई से क्या फैलता है, सेंड फ्लाई से मैंने बताया था जो लिस्मेनिया डोनोवानी का डिजीज है, डिस्मेनियासिस जिसको काला आजार बोलते हैं, डमडम फीवर बोलते हैं, वो सेंड फ्लाई के बाइट से स्प्रेड करता है, ट्रांसमिट होता है। एनोफिलीज मॉस्किटो से, फीमेल एनोफिलीज से मलेरिया वाला जो है प्लाज्मोडियम
वो करता है। तो सब मैंने बताए हुए थे सारे क्वेश्चन। ट्राइपेनोसोमियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय ट्राइपेनोसोमा इन मैन एज। तो सीसी फ्लाई आपको बताया ही था, सीसी फ्लाई ग्लोसिना पाल्पेलिस, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ग्लोसिना पाल्पेलिस। मलेरिया कॉमन डिजीज वर्ल्ड वाइड इज कैरीड बाय, प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से ही होता है ना। इसकी कई सारी स्पीसीज होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है, ये सारी स्पीसीज हैं जिसके थ्रू मलेरिया होता है। क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, क्लोरोक्विन का प्रयोग किसके उपचार में के लिए किया जाता है? तो मलेरिया के लिए किया जाता है। सबसे पहली ये मलेरिया के उपचार की दवाई थी, बहुत पुरानी मेडिसिन है क्लोरोक्विन, और काफ़ी सक्सेस भी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड। द एंडोस्केलेटन ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ, कोशिका का अंतःकंकाल बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? मैंने बताया था आपको, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उस सेल के अंदर का जो अंतःकंकाल होता है, साइटोप्लाज्म का जो साइटोस्केलेटन होता है, वो कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रतव्य जालिका इसको बोलते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, मैंने कहा था जब प्रोटीन लिपिड के अंदर जैसे ही ग्लाइको लगे, जो प्रोटीन है ये राइबोसोम बनाता है, लिपिड को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, लेकिन इनके आगे ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट को इसमें मिलाने का काम कौन करता है? गोल्जी का है। मैंने बताया था ग्लाइको से गोल्जी याद रखना, सीधा क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रोटीन और लिपिड का ग्लाइकोसाइलेशन होता है गोल्जी अपैरेटस में। प्रोटीन और लिपिड तो कहीं और से बन के आते हैं, प्रोटीन बनेगा राइबोसोम से, लिपिड बनेगा ईआर से, लेकिन इनका ग्लाइकोसाइलेशन गोल्जी अपैरेटस में होता है। तो ये मैन होते हैं गोल्जी को, ठीक। द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ अ सेल कंसिस्ट ऑफ, एक कोशिका के सहायक ढांचे में होते हैं क्या क्या होते हैं? तो यहाँ पे फंसाने के लिए दिया था माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट है, बोथ ए एंड बी, लेकिन ये कोई नहीं है, ठीक है। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करते हैं, उसका ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्पेशली सेल डेवलप्ड इन सेल एक्टिविटी इंगेज्ड इन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विशेष रूप से विकसित हैं, कोशिका की क्रियाविधि में शामिल होते हैं। कौन सी क्रियाविधि? तो अभी आपको बताया था, प्रोटीन को राइबोसोम बनाते हैं और लिपिड को कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिपिड सिंथेसिस जो होता है, ठीक है, लिपिड संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन था डीएनए इज नॉट फाउंड इन, ये भी करवाया था मैंने, डीएनए कहाँ नहीं पाया जाता है? क्रोमेटिन तो डीएनए से ही बना होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन है, डीएनए है सब। फिर है साइटोप्लाज्म, तो कुछ ऐसे हैं जिसके साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है ना, कुछ जगह जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होता है, और ये जो न्यूक्लियोलस है इसमें नहीं पाया जाता है, कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये इसमें पाया जाता है डीएनए, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये गलत है क्योंकि नॉट फाउंड पूछा है। तो न्यूक्लियोलस जो होता है ये मेनली आरएनए और प्रोटीन होता है, इसमें आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन, ठीक है। मेनली ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियोलस सेंटर में। इस तरह से सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस, तो इसके भी मिड में एक राउंड होता है, इस राउंड शेप में स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, केंद्रिका, ठीक है, केंद्रिका के अंदर नहीं होता है। थायमीन इज एंजाइम है, विटामिन है, या पायरिमिडीन है, प्यूरिन है। तो ये नाइट्रोजन बेस है, आपको पता ही होगा थायमीन। अब प्यूरिन और पिरिमिडीन दो प्रकार के होते हैं नाइट्रोजनस बेस। प्यूरिन में मैंने बताया था दो होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन में थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल।
तो थायमिन इसी में आ रहा है पिरिमिडीन में, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे, एक क्वेश्चन करवाया था इसमें का। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम्स विच कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है, डीएनए का। हिस्टोन रैप्ड ओवर ओक्टामेरिक कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के ओक्टामर कोर पर लिपटा हिस्टोन, ये उल्टा बताया है। हिस्टोन के ऊपर लिपटा हुआ न्यूक्लिक एसिड होता है, खाली हिस्टोन से बना होता नहीं। ये सही ऑप्शन है इसका, डीएनए रैप्ड ओवर ओक्टामेरिक कोर ऑफ हिस्टोन, हिस्टोन के ओक्टामर कोर पर लिपटा डीएनए। याद करो मैंने डायग्राम सीधे दिखाया था, इस तरह से चित्र दिखाया था, ये हिस्टोन होता है और इसके ऊपर इस तरह से डीएनए की कॉइलिंग होती है। यहाँ पे H1 प्रोटीन लगी होती है हिस्टोन 1, और ये इसके बीच जो ओक्टामर है वो H2A, H2B, H3 और H4 इन सब प्रोटीनों से, हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। तो ये राइट आंसर है, हिस्टोन के ऊपर डीएनए लिपटा होता है। द न्यूक्लियस कंटेन्स, केंद्रक में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं, गोल्गी अपैरेटस होता नहीं, उसमें क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस में, सबको पता है कि गुणसूत्र पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द 80S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन, 80S राइबोसोम किस में पाए जाते हैं, बताया था 70S जैसे ही आएगा प्रोकैरियोट, 80S आएगा यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल को आप टिक करोगे। ठीक है, कितने आसान क्वेश्चन सभी कराए हुए। आप पिक्चर ऑफ अ पर्सन्स क्रोमोसोम्स विच आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू साइज इज कॉल्ड, किसी व्यक्ति के गुणसूत्र का वह चित्र जिसे आकार के अनुसार क्रमांकित किया जाता है क्या कहलाता है। सीधे मैंने डायग्राम बना के बताया था ऐसे क्रोमोसोम का। ठीक है, अगर आपने किया होगा तो याद आ रहा होगा, रिकॉल करें उसको। इस तरह से डायग्राम बनाया था, मैंने कहा था यही है कैरियोटाइप। इसी ये जो ग्राफ बनता है इसको कैरियोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। तो उसके साइज के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्रोमोसोम को रखा जाता है, तो उसको कैरियोटाइप बोलते हैं। इफ अ बॉय हैज सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ दैट ऑफ अ गर्ल, इट्स जीनोटाइप वुड बी। कितना अच्छे से रटाया था मैंने। सारे क्वेश्चन महासंग्राम के हैं, सारे क्वेश्चन महासंग्राम से मिल रहे हैं। यदि किसी लड़के में लड़की के लैंगिक लक्षण हो तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, जैसे किन्नर का एग्जाम्पल मैंने बताया था, उसमें क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम होगा और उसमें ट्राइसोमी हो जाएगी। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लास्ट वाला जोड़ा होता है हमारा 23वां जोड़ा, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। 2 XX तो होते ही हैं, एक Y भी होता है साथ में, तो ये क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम है। क्या है, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था है, आएगा और आ गया। अंततः जितने मैंने बताया था आएगा वो सब आ गए। महासंग्राम में 100 क्वेश्चन मैंने 2 दिन लगाए थे भाई, पूरा 2 दिन लगा था उसको सेट करने में। तो वही कहते हैं जिसमें मेहनत लगती है जिस चीज़ में, उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो मेरा 48 घंटे का उसमें पूरा टाइम लगा था। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को मैं सोच के एकदम अच्छे से पिछले पेपरों का एनालिसिस करके किस तरह से पूछे जा रहे हैं फिर रखा था मैंने क्वेश्चन। और एग्ज़ाम के जस्ट 2 दिन पहले मैंने महासंग्राम वाला लेक्चर अपलोड किया ताकि आप लोग आराम से करके जाएं। ठीक है, तो जो किया होगा वो तो आज मगन होगा एकदम। इन माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज प्रेजेंट इन, ये भी मैंने बताया था। साइटोक्रोम हालांकि ये बायोकेमिस्ट्री का है, लेकिन हम लोग सेल पढ़ते ही हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, तो इसको पूछने की जो है इजाज़त है एग्जामिनर को कि पूछ सकता है। लेकिन पार्ट ये मेनली बायोकेमिस्ट्री का जो सेकेंड सेमेस्टर में है हमारे। तो ये इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग होती है उसमें जो क्रिस्टी होते हैं ना, इन्हीं क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। जब आपको ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बताएंगे, ठीक है, तब इसका यूज भी बताएंगे साथ में, क्या यूज होता है इसका। पॉलीडेक्टाइली इज कॉज्ड ड्यू टू, पॉलीडेक्टाइली क्यों होता है, ये प्रभावी वंशागत है। ठीक है, डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है, इसको भी मैंने बताया था। एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर इज,
अप्रभावी वंशागत का उदाहरण, अप्रभावी वंशागत का उदाहरण ये एल्बिनिज्म, ठीक है, इसको भी मैंने बताया था। एस्परजिलोसिस इज एस्परजिलोसिस एक डिजीज है, ठीक है, फंगल डिजीज है, फंगस के कारण होता है। एस्परजिलस फंगस आप पढ़े होंगे, उसकी कई सारी स्पीसीज हैं, कुछ बेनिफिशियल भी होती हैं, जैसे एस्परजिलस नाइगर है, उससे सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है, ऑर्गेनिक एसिड है जो कि एक, और कई सारी ऐसी हैं जो फूड पॉइजनिंग कराती हैं, एस्परजिलस की ऐसी स्पीसीजें हैं। तो एस्परजिलस से होता है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस इज रिकॉग्नाइज्ड इन टिश्यूज बाय द प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंट होता है इसमें, ऊतकों में एस्परजिलस की उपस्थिति को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ा डाउटफुल है, मैं अगले सेशन तक आपको बता दूंगा, ठीक है, तो इसको आप लोग मैनेज करेंगे। ग्राउंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, मैंने बताया था इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस के थ्रू कॉज किया जाता है। आंतों का वृद्ध आदमी सामान्य नाम किसका है, तो ये जियार्डिया को बोलते हैं, ठीक है, इसी का कॉमन नाम होता है। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस स्पीसीज इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कॉज करती है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में। सेकेंडरी होस्ट ऑफ ट्यूनिया इज टीनिया सोलियम, यहाँ पे ट्यूनिया नहीं टीनिया होना चाहिए, TAE, टीनिया सोलियम, ये क्या है, हेलमेंथ है, ठीक है, वर्म है एक, ये इसका जो सेकेंडरी होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट पिग होता है, सुअर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन लगभग आसान ही पूछे गए थे। which ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, निम्नलिखित में से कौन जी प्रोटीन युग्मित ग्राही नहीं है। तो आपको बता दूं, जो ग्लाइसिन रिसेप्टर हैं ये कैसे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं मेनली। तो ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर नहीं है, ठीक है, इसको PCR भी बोलते हैं, PCR, GPCR, PCR वो नहीं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसलिए इसको GPCR लिखते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये सब एग्जाम्पल उसी के हैं, लेकिन ये नहीं है। इंसुलिन रिसेप्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेरॉइड रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, या फिर अधेशन रिसेप्टर, या रिसेप्टर एंजाइम। तो ये रिसेप्टर एंजाइम का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज, ठीक है, टायरोसिन काइनेज या टायरोसिनेज भी बोलते हैं, वो इससे रिलेटेड होता है। केमिकली रिसेप्टर्स आर, जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, ग्राही होते हैं, रासायनिक रूप से किससे बने होते हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन। तो कई बार मैंने बताया था कि प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के किसके बने होते हैं, प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स होते हैं, केवल राइबोजाइम एंजाइम एक्सेप्शन है, बाकी उसको छोड़ के जितने प्रोटीन हैं सब किससे बने होते, जितने एंजाइम हैं सब प्रोटीन से बने होते हैं। मेनली हार्मोन्स भी पेप्टाइड और अमाइनो एसिड्स हैं और प्रोटीन से ही बने होते हैं। ब्लड ग्रुप O कंटेन्स व्हिच एंटीजन, रक्त समूह O में कौन सा एंटीजन होता है। कई बार मैंने बताया था ब्लड ग्रुप वाले जब सिस्टम बताया था उसमें सारे क्वेश्चन करवाए थे मैंने, किसमें एंटीजन कौन सा है, किसमें कौन सा एंटीबॉडी है, ठीक है। तो O जो होता है इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होते हैं, एंटी A और एंटी B, ठीक है। और ये जो AB है, AB में एंटीजन होता है लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं होते हैं कोई भी, समझ रहे हैं, इसीलिए ये सर्वग्राही है और ये सर्वदाता होता है। जितने भी लेक्चर अपलोड हैं, जिससे आपकी यूनिवर्सिटी में अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी, तो आप लोग सारे एक सीरियल में देख लीजिए, जितने भी लेक्चर हैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। मेनिंजाइटिस रेफर्ड टू, मेनिंजाइटिस एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ठीक है, ब्रेन डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, जो ब्रेन के ऊपर की कवरिंग होती है, ठीक है, 3 लेयर पाई जाती है, आपको पता ही होगा, पायामीटर और ड्यूरामीटर, अरेगनॉइड, इनको नाम पढ़ा होगा आपने कभी ना कभी। तो मस्तिष्क के ऊपर जो कवरिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, और जब सीवियर केसेस में क्या होता है, जो नर्व्स होती, तंत्रिका होती है, वो भी ब्लॉक हो जाती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा मेनिंजाइटिस का। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय, सारे क्वेश्चन मैंने करवाया था, ट्यूबरकुलोसिस करवाया था कि इस पे आएगा,
बैक्टीरियम से होता है, मेनली माइकोबैक्टीरियम से, ठीक है। तपेदिक होने का कारण जीवाणु होते हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित पूछा है, यहाँ रिंग वर्म आ रहा है, मतलब ये तो हेलमिंथ की और प्लेटीहेल्म की बात की जा रही है। डायसेंटरी बैक्टीरिया से होता है। एड्स, सार्स कोव 2 ये जो है ये राइट आंसर है, क्योंकि ये दोनों डिजीज ऐसे हैं जो किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। किससे, वायरस से। नीचे जो ऑप्शन था टाइफाइड ट्यूबरकुलोसिस के, दोनों बैक्टीरिया से होते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम से, और जो टाइफाइड है साल्मोनेला टाइफी से होता है। सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। HIV कैन स्प्रेड थ्रू, HIV को किससे मतलब फैल सकता है, किसके माध्यम से, तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता ही होगा। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इंटरकोर्स के थ्रू, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैल सकता है, और ब्लड के शेयरिंग से फैल सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है। और मान लो किसी व्यक्ति में HIV का इन्फेक्शन है, एड्स का इन्फेक्शन है, HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, निडल से शेयरिंग, अगर सिरिंज की भी शेयरिंग की जा रही है, सुई का साझा करने से भी ये बीमारी फैल जाती है। बहुत ही घातक डिजीज है, तो आप जानते ही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पिंडल अपैरेटस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ माइटोसिस, स्पिंडल उपकरण समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में बनता है। ये प्रोफेज में बनता है, क्योंकि इसका काम मेटाफेज में होता है। जब मेटाफेज में काम है तो उससे पहले की वाले में बनेगा ना, प्रोफेज में, तो पूर्वावस्था में इसका संश्लेषण होता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकरिंग, क्रोमोसोम का संघनन कितनी बार रटाया था। क्रोमोसोम का जो संघनन है वो प्रोफेज फर्स्ट में होता है, प्रथम पूर्वावस्था में। इफ द DNA स्ट्रैंड हैज नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस, ये वाला, ठीक है, ये DNA का सीक्वेंस है। द mRNA विल हैव, यदि एक DNA का संकलक में नाइट्रोजनस क्षार का क्रम ये है, तो mRNA में क्या होगा। अब ये तो बहुत ही आसान पूछा है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए थे कैसे करोगे। अब देखो ये DNA है, इसके आगे mRNA पे कोडोन आएंगे, तो क्या होगा mRNA पे। अब इसमें एक चीज़ केवल स्टार्टिंग में आप समझना था आपको, अगर वो समझ गए तो क्वेश्चन तुरंत 1 सेकंड में हो जाएगा। एडेनिन के सामने क्या था, थाइमिन। ये बात की जा रही mRNA की, किसकी, mRNA। तो mRNA क्या है, एक प्रकार का RNA है, और RNA में थाइमिन एब्सेंट होता है, पाया ही नहीं जाता। थाइमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो एडेनिन के जगह पे, एडेनिन के सामने कौन आता है, थाइमिन। लेकिन थाइमिन RNA में तो होगा नहीं, तो इसमें यूरेसिल जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो पहला और लास्ट वाला ये तो पक्का गलत ही हो गए, बचे 2। अब इसमें आगे देखते हैं, जो थाइमिन है वो किससे जुड़ता है, एडेनिन से। तो एडेनिन तो इसमें 100% होता ही है, RNA में एडेनिन हर जगह होगा, केवल थाइमिन नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल होता है। तो देखिए UA कहाँ शुरुआत हो रही है, राइट आंसर मिल गया आपको। इसी तरह से ये थाइमिन जो है तीसरा वाला, ये भी एडेनिन से जुड़ेगा, फिर गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, साइटोसिन गुआनिन से। तो राइट आंसर मिल गया ना आपको। कितना आसान था, सारे क्वेश्चन मैंने कराने बताए थे आपको किस तरह से कौन सा क्वेश्चन होगा। दिस इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर ऑफ एपोप्टोसिस, यह कोशिका की मौत का एक बाह्य संदेश वाहक है। कौन, तो इसमें बताया था ना TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर होता है एपोप्टोसिस का, ठीक है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF। क्रॉसिंग ओवर इज एडवांटेजियस बिकॉज इट ब्रिंग्स अबाउट, क्रॉसिंग ओवर लाभदायक है क्यों, क्योंकि इससे क्या वेरिएशन आते हैं। मैंने कितनी बार इसको समझाया था भाई, क्रॉसिंग ओवर को। क्रॉसिंग ओवर में मैंने बहुत अच्छे से इसको बताया था डायग्राम बना के, कि ये होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। इस तरह से ये क्रोमोसोम है, होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। फिर कायजमेटा का फॉर्मेशन होता है। इसमें होता है क्या है, इन दोनों के थोड़े थोड़े पार्ट DNA के चेंज हो जाते हैं, तो वेरिएशन आते हैं। इससे क्या होती हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अब डिटेल में पढ़ना है तो पूरा लेक्चर देखिए जाके, यहाँ पे तो आंसर की है ना। द कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय अ पेयर ऑफ सेनेप्ट
होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। सजातीय गुणसूत्रों के युग्मन के फलस्वरूप बने युग्मित जोड़ों को क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट बताया था ना, द्विसंयोजी बोलते हैं। बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होता है सिनेप्सिस के बाद, जाइगोटीन के बाद। हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल्स। एक कोशिका से 128 कोशिका बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? कितने क्वेश्चन इस टाइप के करवाए थे और मैंने करवा के बताया था। सेम वही पूछा जा रहा है। इसमें 7 होगा इसका राइट आंसर। कैसे बताया था? एक कोशिका है, इसको फर्स्ट डिवीज़न करवाओगी, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न तो 2 हो जाएंगी, फिर सेकंड डिवीज़न में 4 हो जाएंगी, फिर थर्ड डिवीज़न में क्या होंगी? अब चारों डिवाइड करेंगी तो 4 से कितनी हो जाएंगी? 8। फोर्थ डिवीज़न में क्या होगा? 8 से 16 हो जाएंगी। फिर अगला जो फिफ्थ होगा उसमें 16 दूनी 32 हो जाएंगी। इसके बाद में ये फिफ्थ वाला है, फिफ्थ। अब आता है सिक्स्थ में 32 दूना 64। फिर इसके बाद में जो सेवेंथ होगा सॉरी, तो इसमें जो है 64 दूना 128 मिल गए ना। तो 7 डिवीज़न कराने पड़ेंगे टोटल आपको, तब क्या होगा? आपको एक सेल से 128 सेल्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 था ये। टर्म बेसल बॉडी इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ। बेसल बॉडी सीलिया और फ्लैजेला में यूज किया जाता है, ठीक। इसके 3 पार्ट होते हैं, हुक होता है, बेस होता है, ठीक, ऊपर फिलामेंट होता है सब। द फिलामेंट्स एसोसिएटेड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सीलिया और कसाभिका से जुड़े। इसमें आगे लिखा नहीं फ्लैजेला और सीलिया, यहाँ भी थोड़ा सा कम छपा है, प्रिंट है। सीलिया और कसाभिका से जुड़े तंतु किसके द्वारा गठित होते हैं? तो आपको पता ही होगा, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा। पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, इसको कई बार बताया था। ये सीलिया और फ्लैजेला पूछा है, ये तो नहीं पूछा कि यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। तो इसमें सीधा आप 9+2 बताएंगे। क्या बताएंगे? 9+2। अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक करके पूछा होता तो आपको दिक्कत होती। इसमें तुम 9+2 अरेंजमेंट लिखोगे, सीधा प्रणाली 9+2। इसमें होता क्या है? 9 पेरीफेरल हैं और ये 2 सेंट्रल होती हैं। इस तरह से होता है सीलिया का, जब हम सेक्शन काटते हैं तो 9 डबलेट होती हैं इस तरह से पेरीफेरल में, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 2 इस तरह से सेंटर में होते हैं। तो इसको 9+2 अरेंजमेंट बोला जाता है। ये यूकैरियोटिक में मेनली मिलता है। 9+0 किसमें होता है? प्रोकैरियोट में। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज, सेंट्रियोल का कार्य क्या होता है? तो इसका मेन कार्य जो है ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, और सेल डिवीजन में भी किसका फॉर्मेशन करवाता है? स्पिंडल फाइबर का, ठीक है, तर्कु तंतु का निर्माण करवाता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको। ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा विजिबल ना हो, दिख रहा होगा। द एक्टिव सेल डेथ प्रोसेस इज कॉल्ड। सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसी को बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस सक्रिय कोशिका की मृत्यु हो जाने को बोलते हैं। विच सेल कैन नॉट बी किल्ड एपोप्टोसिस। कौन सी कोशिका में को एपोप्टोसिस द्वारा नहीं खत्म किया जा सकता है? आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा जिसकी रेट होती है डिवाइड करने की, जो कैंसर सेल्स होती हैं, बहुत फास्ट ग्रो करती हैं, मतलब डिवाइड करती हैं वो, उसमें ग्रोथ वहाँ पे उस टिश्यू में जहाँ कैंसर होता है सेल्स में बहुत फास्ट होती है। यहाँ पे एपोप्टोसिस इन सेल्स को किल नहीं कर पाती हैं, कैंसर कोशिकाओं को, ठीक है। दिस सेल ऑर्गेनल्स पार्टिसिपेट एक्टिवली इन एनिमल एपोप्टोसिस। यह कोशिकांग जंतु कोशिका में सक्रिय रूप से भाग लेता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एपोप्टोसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। दिस इज कंसर्न्ड विद द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के आंतरिक मार्ग से संबंधित कौन होता है? तो ये साइटोक्रोम सी होता है। कौन होता है? साइटोक्रोम सी, ठीक है, राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम्स कंटेन्स। कई बार मैंने बताया था इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है, इसके कारण इसमें एसिडिक नेचर होता है। 4.5 से 5 pH होता है इसका, pH वैल्यू भी बताया था, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स
प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स, निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो ये जो सेंट्रियोल होते हैं वो ओनली एनिमल सेल में होते हैं। देखो डीएनए, राइबोसोम, लाइसोसोम ये हर जगह होते हैं, प्लांट हो या एनिमल। ये जो सेंट्रियोल हैं वो ओनली किस में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। द गोल्जी अपैरेटस कंटेन्स, गोल्जी उपकरण जो होता है उसमें क्या क्या होता है, डीएनए या आरएनए। डीएनए आरएनए उसमें नहीं होते हैं, केवल 2 ही सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिसमें खुद का डीएनए होता है। बाकी ये गोल्जी अपैरेटस वगैरह हैं, इसमें डीएनए आरएनए नहीं होता है। ये मेनली फास्फोलिपिड, प्रोटीन और एंजाइम्स एंड विटामिन सी से बने होते हैं। ठीक, किससे किससे, फास्फोलिपिड, प्रोटीन, एंजाइम एंड विटामिन सी। डिक्टियोसोम्स आर, डिक्टियोसोम हैं क्या होते हैं, राइबोसोम का एक वर्ग है या फ्लैजेलर अंग का स्थान है, श्वसन वर्णक है, पादप कोशिका गाल्जी का है। आपको बताया था गोल्जी बॉडी का जो लेक्चर आप मेरा देखे होंगे, तो मैंने कहा था जब प्लांट में गोल्जी बॉडी की बात करते हैं तो वहाँ इसको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। तो ये मेनली गोल्जी बॉडी है, आप प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कापा पार्टिकल इंडिकेट्स। आप देखिए जाके, मैंने ये भी करवाया था साइटोप्लाज्म में, जो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी के जितने भी एमसीक्यू हैं उसको करिए जाके, आपको मिलेगा वहाँ। कापा कण दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, म्यूटेशन या न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो इसका राइट आंसर होगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, कोशिका द्रव्यीय वंशागति को दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी प्लांट वाज नॉट यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मेंडल के जो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था उसमें कौन से लक्षण को उन्होंने प्रयोग में नहीं लाया था। सीड ऑफ कलर, इसको तो लिया था, सीड ऑफ शेप बिल्कुल, बीज की आकृति, बीज के रंग लिए गए थे, रंग में पीला और हरा लिए थे। ठीक है, पीला प्रभावी था डोमिनेंट और हरा वाला रिसेसिव था। इसकी आकृति भी लिए थे झुर्रीदार और गोल। ठीक है, फली की लंबाई नहीं लिए थे, फली का कलर लिए थे। ठीक है, हरी और पीली। तो ये जो है आपका सी वाला ऑप्शन सी, पॉड लेंथ नहीं लिए थे। ठीक है, पॉड लेंथ ये राइट आंसर हो जाएगा, फली की लंबाई। पुष्पों की स्थिति ली गई थी, अच्छी होते हैं और तन्य। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में मैंने बहुत अच्छे से बताया था जीनोटाइप। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब आप कराते हो तो इसमें क्या होता है, इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें क्या बनता है, जो जीनोटाइप होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अब इसका जब स्वयुग्मन कराओगे आप तो स्वयुग्मन में क्या आएगा, स्वयुग्मन में जब स्वयुग्मन कराओगे तो इसमें से कैपिटल टी आएगा, रेशियो 1, ठीक है, और 2 आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और 1 आएगा स्मॉल टी। तो ये 1 और रेशियो 2 रेशियो 1। ठीक है, इस तरह से आएगा, तो 1:2:1। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो। और फिनोटिपिक क्या आएगा, 3:1। तो जीनोटिपिक पूछा है मतलब 2:1:1। वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड, एक जीन के विभिन्न रूपों को ही तो अलील्स बोलते हैं, युग्म विकल्पी। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन जो मैंने करवाया था सेम वैसे ही पूछे गए थे मैंने। अगला क्वेश्चन है एड्स डेज। तो आप सबको पता ही होगा कि इतनी खतरनाक बीमारी है, इसको सब जानते हैं। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है और एड्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों को इससे रिलेट किया जाता है, जो आगे सब जो होनी है चीज़ें और हो चुकी हैं सब चीज़ों में, इससे कैसे निजात पाई जा सकती है, सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन, फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, प्रोटीन में जो फॉस्फोप्रोटीन होंगे उसमें मिल भी सकता है, बाकी नहीं भी हो सकता है, तो कम्प्लीटली सही नहीं है। डीएनए और आरएनए तो सेपरेट डीएनए और आरएनए नहीं टिक करेंगे, क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों में फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो बोथ वाला सही हो जाएगा। विच डिजीज इज जेनेटिकली लिंक्ड डिजीज़ कौन सा है इसमें, डिसेंट्री, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। हीमोफीलिया जो होता है किसी पैथोजन के कारण नहीं, ये हमारे जो क्रोमोसोम हैं उसमें
हेरा फेरी के कारण होता है, ठीक है। तो ये जेनेटिकली लिंक्ड डिजीज़ है और ये सब क्या है, बैक्टीरिया से होते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल से होते हैं। अ नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड इज मैरिड टू अ नॉर्मल मैन द सन्स वुड बी। सामान्य महिला जिसके पिता वर्णांध थे, पिता कैसे थे, वर्णांध मतलब एक्स सी और वाई होगा, पिता में एक्स वाई होगा और एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस का साइन जरूर लगा होगा क्योंकि उसके पिता कैसे थे, वर्णांध थे। का विवाह सामान्य पुरुष से होता है। अब इसकी जो पुत्री थी तो इसकी पुत्री में मम्मी से एक्स होगा, मान लो इसके पापा का ये है और मम्मी का एक्स होगा। तो जब ये इसकी पुत्री की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या आया होगा, एक्स सी, क्योंकि एक्स सी यहाँ से आए, यहाँ से आएगा एक्स, जब 2 एक्स होंगे तब क्या होगा, पुत्री होगी। अब ये जो पुत्री थी, ठीक है, पुत्री ये वाहक थी, कलर ब्लाइंडनेस की वाहक थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें सी प्रेजेंट है, कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट है। अब इसका एक नॉर्मल पुरुष के साथ विवाह होता है, एक्स वाई। अब इसके जो पुत्र होंगे वो कैसे होंगे, तो जो पुत्र, अगर पुत्र की बात की जा रही है तो यहाँ से तो 100% वाई ही आएगा और यहाँ से चांस है कि 50% चांस है ये वाला क्रोमोसोम आ जाए या फिर ये आ जाए। तो इसमें कितने चांस हैं, 50% होंगे कलर ब्लाइंड होने के। अगर ये आ गया तो कलर ब्लाइंड हो जाएगा एक्स सी, और या तो फिर ऐसा हो सकता है वाई और ये वाला आ जाए क्रोमोसोम, ठीक है, यहाँ ये आया है तो ये इस तरह से कलर ब्लाइंड नहीं होगा। तो 50% चांस है इसको कलर ब्लाइंड होने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पॉलीसोम इज अ चेन ऑफ। तो जो राइबोसोम एक आपस में बहुत सारे जुड़ते जाते हैं उसमें पॉलीमराइजेशन होता है, डाइमराइजेशन होता है। मैग्नीशियम आयन की जब एक्सिस होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, तो राइबोसोम में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है जिससे पॉलीसोम बन जाते हैं। फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ बायो मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय, तो इसको सिंगल और निकोलसन ने दिया था, आपको पता ही होगा, ठीक है। फ्लूइड मोजेक, रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल लिया था। हु ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया इन स्टाइलेटेड मसल ऑफ इंसेक्ट, तो इंसेक्ट की मसल में कोलिकर ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया देखा था। ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। द मास्टर माइंड ऑफ द सेल इज, इसको आप लोग बताएंगे, इसको मैंने जानबूझ के छोड़ा था आप लोगों के लिए कि क्या लिखोगे, ठीक। मास्टर माइंड ऑफ द सेल, तुम्हारी सेल का मास्टर माइंड कौन होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे भी पता चलेगा आप लोग कितने सेंसिटिव हो, कहाँ तक देखते हो, कुछ आता होता है या नहीं। अगला क्वेश्चन है पीएच ऑफ लाइसोसोम इज, लाइसोसोम का पीएच कितना होता है, ठीक है। तो लाइसोसोम एसिडिक होते हैं, तो आपको पता ही होगा, मैंने अभी बताया भी था। तो ये एसिडिक होते हैं, मतलब 4.5 से लेकर 5 पीएच वैल्यू होती है इनकी, ठीक है। तो ये अम्लीय होते हैं लाइसोसोम, इनका पीएच अम्लीय होता है। Which of the following organelles controls the intracellular digestion of macromolecules taking the help of hydrolytic enzymes? तो इसमें लाइसोसोम्स पूरी हेल्प करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग पार्ट ऑफ ओन सेल इज नोन एज, स्वयं की बात की जा रही है, कोशिका के अपने भागों को पाचित करने की क्रिया, उसको स्वभोजी कहते हैं, ऑटोफेजी। द सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था, इसको पूछेगा जरूर, ठीक है। और आ गया, लाइसोसोम जो होते हैं ये कभी कभी खुद पे भी, इसके जो एंजाइम होते हैं वो खुद पे ही एक्शन कर देते हैं और अपने आप को डिजेनरेट कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ क्वाइलिंग इज डीएनए, डीएनए में जो कुंडलन होता है इस तरह से क्वाइलिंग होती है, ठीक है। तो ये किस तरह की होती है, ये हमेशा दक्षिणावर्त होती है, राइट हैंडेड होती है। कैसी, दक्षिणावर्त। डीएनए इज मेनली लोकेटेड इनसाइड, डीएनए मुख्य रूप से अंदर स्थित होता है, किसके अंदर स्थित होता है, न्यूक्लियस के या न्यूक्लियोलस के। माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, तो देखो न्यूक्लियस में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए होता है, तो राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस बोथ, ठीक है, ऑप्शन डी। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, डीएनए की द्विगुणित संरचना दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, तो ये तो सबको पता है, बच्चे को पता है,
वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। 1 जीन एंड 1 एंजाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, सबको पता रहता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो परिकल्पना थी इसको बीटल तथा टेटम ने दिया था। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं और देखा गया है ये कि पूरे क्वेश्चन आप लोग अगर मेरे करके गए होंगे तो 75 में 75 नंबर आपके कंप्लीट हैं, एक भी नंबर आपका कम नहीं होगा। ठीक है, पूरे 75 नंबर आप करके आए होंगे और 100% बीएससी में बनता हुआ स्कोर पहली बार। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है, समझ रहे हो। और अगर आपको विश्वास नहीं, जिसने नहीं देखा लेक्चर, तो आप जाके देखो लेक्चर, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 100 में से 75 तो पक्का मिल जाएंगे, 75 से ज़्यादा मिलेंगे, मैक्सिमम मैंने करवाया था। तो विश्वास के साथ लगे रहो और मेहनत करते रहो अच्छे से। ठीक है, और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत मेंशन कर सकते हो, भेजोगे, जैसे सेंड करोगे मैं तुरंत जवाब दूंगा। या आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ चले जाइए, आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपका जो डाउट है पूछोगे मैं ज़रूर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसी उद्देश्य से ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, वरना मैं ऑफलाइन पढ़ाता था और अभी भी मेरी क्लासेस होती हैं ऑफलाइन। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर पूरा इस पे टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं धीरे धीरे मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑफलाइन को बंद करके ऑनलाइन ही टोटल करूँ, क्योंकि ऑनलाइन में मैक्सिमम बच्चे जुड़ पाते हैं। जो मेरा एक लक्ष्य है कि चाहे गरीब बच्चा हो या अमीर, सबको एक समान बनाना है और हर बच्चे तक सही नॉलेज पहुँचाना है। अब जो आप 20 घंटे में काम करते हैं उसको मैं 1 घंटे में तुम्हारा करवा दे रहा हूँ, तो फ़ायदा हो रहा है ना। तो इससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा होता है एक साथ में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको अगली क्लास केमिस्ट्री पे चाहिए या बॉटनी पे चाहिए, महासंग्राम चाहिए या ऐसे ही लेक्चर चाहिए। ठीक है, महासंग्राम 100 क्वेश्चन का पूरा होगा, बॉटनी और केमिस्ट्री का भी नहीं हुआ है, सोच रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि बॉटनी का चाहिए या फिर केमिस्ट्री का, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो डिमांड होगी उसी पे काम किया जाएगा। आपकी डिमांड सबसे 1 नंबर पे है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।